हेलो एवरीवन। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था महाद्वीप का, जिसकी पहले 2 क्लास हो गई थी। इसमें अभी कुछ थोड़ा बहुत इसमें बच रहा था वो आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अब महाद्वीप जो है उसने अब इन महाद्वीपों को देखिए किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई थी, वो हमने पहले जो जो क्लास हुई थी उसमें देखा नहीं था। आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। वैगनर का जो सिद्धांत आया था उसमें इन्होंने ये जो पैंजिया है, पैंथालासा, इनके बारे में बताया था। ये आप सबको अच्छे से पता ही है। जो स्थल भाग था उसको पैंजिया नाम दिया था, जो जलीय भाग था उसको पैंथालासा नाम दे दिया था। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल आप जानते हैं। बस मेन चीज क्या रखनी है आपको कि जो पैंजिया है आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में ये टैथी सागर रहता है। अब इसमें याद रखने की कौन सी बात है, ये ध्यान देना है कि जो ये ऊपर के 3 महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये आते हैं अंगारा लैंड में। ठीक है, तो अंगारा लैंड का भाग कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। बाकी ये जो 4 महाद्वीप आ जाते हैं ये आते हैं गोंडवाना लैंड का हिस्सा। तो इसमें ये चीज याद रखनी है आपको, अंगारा लैंड का कौन सा भाग है और गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग है। अब इस चीज को याद कैसे करेंगे? आपने जो अभी तक क्लास ली थी उसमें अच्छे से मैप को पढ़ा था। तो आप देखिए, जैसे अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीचे क्या है? अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से ये महाद्वीप रहते हैं। ठीक है, तो अभी जो ऊपर के 3 महाद्वीप है, ऊपर की जो तीनों महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, तो इनका निर्माण किससे हो जाएगा? अंगारा लैंड से। ऊपर की जो तीनों महाद्वीप आ गए, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, इनका क्या इसका हो गया? अंगारा लैंड से। वहीं नीचे के बाकी 4 बच गए, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये किस में आ जाएंगे? गोंडवाना लैंड में। तो रटने की बात याद रहेगी नहीं, ऊपर के तीनों किस में रहेंगे? अंगारा लैंड में, और नीचे के तीनों किस में रहेंगे? गोंडवाना लैंड में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो टोटल क्षेत्रफल होता है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता है, पृथ्वी का टोटल क्षेत्रफल। इसमें से इसकी 36 वर्ग किलोमीटर पर क्या होता है? जल, और 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर क्या होता है? स्थल। यानी इसको हम माने तो ये 71% भाग होता है पृथ्वी का। तो पृथ्वी के 71% भाग पर क्या होता है? जल, और 29% भाग पर क्या देखने को मिलता है? स्थल। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना। 71% भाग यानी 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और 29% यानी 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर क्या है? स्थल। इसके बाद हमने क्षेत्रफल देख लिया था, पहली क्लास में हमने देख लिया था किस महाद्वीप के कितने क्षेत्रफल है। इनका क्रम आपको याद रखना है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। इनके ये भी याद रखने कि एशिया का 29.9% है, अफ्रीका का 20.2% है, उत्तरी अमेरिका का 16.5%, दक्षिणी अमेरिका 11.9%, अंटार्कटिका 9.3%, यूरोप का 6.5% और ऑस्ट्रेलिया का 5.4%। ये इस प्रकार से क्रम वैसे याद रह ही जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी आप इस तरीके से मैप में एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरीके से इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले हम एशिया को याद रखना है, एशिया के बाद सीधा हमें अफ्रीका पर आना है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, और फिर कहाँ जाना है? नीचे अंटार्कटिका में, और फिर अंटार्कटिका के बाद नंबर आता है यूरोप का, और सबसे लास्ट में क्या रह जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये याद रखने की पर्पज से है कि सब एशिया के बाद अफ्रीका पर जाना है, यूरोप को छोड़ देना है। एशिया के बाद हम कहाँ गए? अफ्रीका पर। अफ्रीका के बाद हम कहाँ आएंगे? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम यूरोप पर, और सबसे लास्ट में क्या बच जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये चीज याद रह जाएगी। उसके बाद यहाँ से प्रश्न आता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, वो किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो अब इस तरीके से आप मैप से भी याद रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैप में देखते हैं, तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है
या हम बोल सकते हैं इसको ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, या हम बोल सकते हैं इसे प्रधान मध्याह्न रेखा। ये रेखा क्या है, किस किस महाद्वीप से होकर गुजरेगी, तो हम यहाँ पर देखिए तो ये सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में आई, उसके बाद यहाँ पर अफ्रीका और नीचे अंटार्कटिका में। तो इस प्रकार से ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। ठीक है, याद रह जाएगी, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। ठीक है, इस प्रकार से ये याद रह जाएगी, यूरोप, अफ्रीका और फिर अंटार्कटिका में। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा, इक्वेटोरियल रेखा, उसके ऊपर होती कर्क रेखा और इसके नीचे क्या होती है, मकर रेखा। तो जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वो एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है। वहीं जो कर्क रेखा होती है वो एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एशिया और अफ्रीका दोनों से है। कर्क रेखा तो जाएगी उत्तरी अमेरिका में और भूमध्य रेखा जाएगी दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, तो भूमध्य रेखा एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। याद रह जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मकर रेखा होती है वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है, मकर रेखा। तो ये चारों याद रह जाएगी। कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीप से जाती है, 0 डिग्री कौन कौन से महाद्वीप से, मकर रेखा कौन से महाद्वीप से, और 0 डिग्री देशांतर किस महाद्वीप से होकर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे ये तीनों रेखाएं गुजर रही है। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है, ये याद रह जाएगा अच्छे से। चलिए, इसके बाद हम आगे का इसमें देखते हैं। इसके बाद हमने क्या किया था, जो ये पढ़ा था पहले जो क्लास ली थी उसमें हमने ये पेज है उसमें कंप्लीट कर लिया था। एशिया महाद्वीप की सारी विशेषता कौन कौन सी है, ठीक है, यूरोप की कौन सी, अफ्रीका में इनका क्षेत्रफल है, जनसंख्या, इनका निम्नतम बिंदु, उच्चतम बिंदु, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इनका मरुस्थल। तो ये सब जो चीज थी, इनकी उच्चतम चोटी कौन कौन सी है, ये सब हमने इसकी पहली क्लास में देख लिया था। ठीक है, तो ये पेज तो हमारा पहले कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद हमने इनके पर्वत और पठार को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और अब इसमें जो बच रहा है वो अपना ये बच रहा है नदी और झील का, तो उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम देख लेते हैं नदी और झील। तो इसमें हमने पहली क्लास में वो सब विशेषता कर ली थी और पर्वत और पठार भी हो गया था। और अभी जो लास्ट टॉप बच रहा है इसमें नदी और झील को लेकर है, कौन कौन सी नदी किस महाद्वीप में पाई जाती है, कौन सी झील किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो उन सबको आज हम देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं एशिया महाद्वीप। तो जो एशिया महाद्वीप है उसमें देखिए जो कैस्पियन सागर वो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाता है, कैस्पियन सागर। और ये जो कैस्पियन सागर, कैस्पियन झील है वो विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कैस्पियन झील जो होती है विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लिख लेना, कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी नदी देखने को मिलती है। तो देखिए, ओब नदी, यानीसी, लीना, इनके नाम याद रखने हैं आपको कि ये एशिया महाद्वीप की है। आमूर, पीली, हांगहो नदी, यांगतीसी नदी। ये जो यांगतीसी नदी वो इस एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। सिक्यांग, मिकांग, चाओ फ्राया, दजला, फरात। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में एक अरल सागर है। कौन सा? अरल सागर है। इससे 2 नदियां निकलती है, एक आमू दरिया और एक सर दरिया। ठीक है, तो आमो दरिया और सरदरिया नदी का संबंध भी किससे? एशिया महाद्वीप से। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, इन सब नदियों के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हैं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में आती है। उसके बाद हम देखते हैं झील। तो इसकी इंपॉर्टेंट झील आती है मृत सागर झील और वान झील। मृत सागर झील और वान झील। वान झील जो है विश्व की सबसे खारी झील है और इसकी लवणता की बात करें तो कितनी होती है? 330।
सबसे खारी झील कौन सी होती है? वान झील, और ये होती कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एशिया महाद्वीप में बैकाल झील होती है और लोपनोई, किंगई, टोबा, टोनले सैप। तो इनको एक दो बार यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से यह याद रह जाएगा कि हमने इस साइड पढ़ा था। तो ये एशिया महाद्वीप का है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इनको एक या दो बार आप इनको देख लेंगे ना तो ये याद रह जाएगा। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसमें नदी कौन कौन सी है। ओब यानी सी लीना नदी, आमूर पीली हांगो नदी, यांगतीसी जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, सिक्यांग मिकांग चाओ फ्राया, दजला फरात नदी, अरल सागर जिससे अमू दरिया और सरदरिया नदी निकलती है, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। उसके बाद हम देखते हैं झील, मृत सागर झील, वान झील, बैकाल झील, लोपनोई, किंगई, टोबा, टोनले सैप। टोबा टोनले सैप एक साथ याद हो जाएगा। लोपनोई, किंगई, टोबा, टोनले, लोपलोई, किंगई, टोबा, टोनले। तो एक साथ बोलेंगे इनको तो ये याद रह जाएगा। अच्छा, वान झील सबसे खारी हो गई और बैकाल झील सबसे गहरी झील हो गई। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भूमध्य रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, उस भूमध्य रेखा से एक नदी गुजरती है जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। उस नदी का नाम है कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी। वहीं हम देखते हैं यहीं से भूमध्य, यहीं से जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे मकर रेखा भी गुजरती है। ये जो मकर रेखा को दो बार काटती है उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। दोनों इंपॉर्टेंट है। कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, वहीं जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को दो बार काटती है। आप इसको लिख लेना, मैंने इसमें ये लिखा नहीं है ये लाइन कि जो लिम्पोपो नदी वो मकर रेखा को दो बार काटती है और जो कांगो जायरे नदी है वो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं ऑरेंज नदी भी होती है। ऑरेंज नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलती है। फिर वोल्टा नदी और नाइजर या तेल नदी। अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं वोल्टा नदी, नाइजर और तेल नदी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस अफ्रीका महाद्वीप में झील देखने को मिलती है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। कौन सी है? विक्टोरिया झील। इस झील से एक नदी निकलती है नील नदी और जाके भूमध्य सागर में विलीन हो जाती है। कौन सी? नील नदी। और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसकी दो सहायक नदियां श्वेत नील और नीली नील। दो सहायक नदी कौन सी होगी? श्वेत नील और नीली नील। विक्टोरिया जो झील है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। और हम पहले और दूसरे की बात करें तो पहले आती है कैस्पियन झील, ये कैस्पियन सागर झील जो हम सबसे पहले पढ़ा था, एशिया और अफ्रीका के बीच होती है। और फिर एक सुपीरियर झील आएगी जो उत्तरी अमेरिका में आएगी, वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और ये तीसरी सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। ठीक है, तो कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील याद रखना। जिम्बेजी नदी, जिम्बेजी नदी पर इसमें विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है और करीबी बांध है। कौन सा? करीबी बांध और विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बेजी नदी पर। यहीं पर कुछ झील देखने को मिलती है। कौन कौन सी? असाल झील, ताना तुर्काना चाड झील। इनको एक साथ याद करना, ताना तुर्काना चाड झील याद रह जाएगी। असाल झील आप जानते ही इसमें अफ्रीका महाद्वीप में पहली क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद है ताना तुर्काना चाड झील, फिर है मलावी और न्यासा झील, टेंगानिका झील, एडवर्ड झील और एल्बर्ट झील, ये याद रह जाएगी। तो नदी तो हमने कौन कौन सी पढ़ ली इसमें? कांगो जायरे और लिम्पोपो नदी, ऑरेंज नदी, वोल्टा नदी, नाइजर या तेल नदी और नील नदी। ये तो इसकी होगी नदियां। झील विक्टोरिया झील पढ़ ली हमने, असाल झील, ताना तुर्काना चाड झील, मलावी न्यासा झील, टेंगानिका झील और एडवर्ड और एल्बर्ट झील। तो ये सब हमने इनकी झील देख ली अफ्रीका महाद्वीप की। उसके बाद ऊपर चलते हैं यूरोप महाद्वीप में। ये थोड़ा गलती से लिख दिया था तो मिस्टेक से हो गया था इसको, अब हमने ये हटा दिया है। तो यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में दो झील देखने को मिलती है। कौन सी? लाडोगा झील और ओनेगा झील।
ये बस याद रह जाएगी कि लाडोगा झील हमने यहाँ पर पढ़ी थी यूरोप महाद्वीप में। तो लाडोगा झील और ओनेगा झील किस में है? यूरोप महाद्वीप में। इनकी नदियां यूरोप महाद्वीप की यूराल नदी, जो इसके नाम से आ रही यूरोप यूराल। पो नदी इंपॉर्टेंट है इसकी, पो और राइन नदी यूरोप महाद्वीप की इंपॉर्टेंट नदी में आती, पो और राइन नदी। पो, राइन, थेम्स नदी। सीन, वोल्गा, डोन, नीपर, निस्टर और डैन्यूब। इनको एक दो बार इनको रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। सीन, वोल्गा, डोन, नीपर, निस्टर और डैन्यूब नदी। तो ये किसकी हो जाएगी? अफ्रीका महाद्वीप की। उसके बाद हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका की, वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तरी अमेरिका की। देखो उत्तरी अमेरिका में नदी की बात करें तो यहाँ पर एक अलास्का देश पड़ता है, यहाँ से एक नदी निकलती है यूक्रोन नदी। तो याद रखना उत्तरी अमेरिका की नदी है यूक्रोन नदी, इंपॉर्टेंट है यूक्रोन नदी। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में ही सेंट लॉरेंस नदी, ये वैसे भी याद रह जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा थे? सेंट लॉरेंस की खाड़ी पढ़ी थी। तो वैसे भी याद रह जाएगा कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी यहाँ पर है, तो इसमें जो सेंट लॉरेंस की नदी है उत्तरी अमेरिका में हो जाएगी। सेंट लॉरेंस जो नदी है उस पर दो बंदरगाह देखने को मिलता है। कौन सा? मॉन्ट्रियल बंदरगाह और क्वेबेक बंदरगाह। मॉन्ट्रियल बंदरगाह और क्वेबेक बंदरगाह। उसके बाद है रायो ग्रांडो नदी, मिसिसिपी मिसोरी नदी। ये मिसिसिपी इसी की सहायक नदी है मिसोरी नदी। तो इनको एक साथ याद करते हैं, मिसिसिपी मिसोरी नदी। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी मिसोरी नदी। कोलंबिया नदी, स्नेक नदी, हडसन नदी, ओहियो नदी। तो हडसन की खाड़ी से ये याद रह जाएगी, यहाँ पर हडसन की नदी है और ओहियो नदी। तो ये नदियाँ लिख रखी है यहाँ पर, यूक्रोन हो गई, सेंट लॉरेंस, रायो ग्रांडो, मिसिसिपी मिसोरी, कोलंबिया, स्नेक, हडसन और ओहियो नदी। तो ये तो होगी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। हाँ जी, तो उसके बाद हम देखते हैं इनमें पाई जाने वाली झील, उत्तरी अमेरिका की कौन कौन सी झील है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेट बियर, ग्रेट स्लाव। तो जहां पर ग्रेट ग्रेट वर्ड आ रहा है वो सारी झील किसकी हो जाएगी? उत्तरी अमेरिका की। जैसे ग्रेट बियर हो गया, ग्रेट स्लाव हो गया, ग्रेट साल्ट लेक हो गई, ग्रेट लैंक्स और फिंगर लैंक्स। ये एक साथ याद, इसी का ही नाम है ग्रेट लैंक्स या फिंगर लैंक्स। तो ग्रेट नाम वाली हो जाएगी ग्रेट बियर, ग्रेट स्लाव, ग्रेट साल्ट लेक और ग्रेट लैंक्स या फिंगर लैंक्स। इसके अलावा इसमें अथाबस्का, वैसे अलास्का देश उत्तरी अमेरिका उसके नाम से ये बन रहा है अथाबस्का, तो उसी से ये झील हो जाएगी अथाबस्का उत्तरी अमेरिका में। रेडियर झील और निकारागुआ झील और विनेपीज झील, ये निकारागुआ झील उत्तरी अमेरिका की इंपॉर्टेंट झील आती है, निकारागुआ झील, रेडियर झील और विनेपीज झील। तो ये सारी झील किसकी हो जाएगी? उत्तरी अमेरिका की। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर देखते हैं उत्तरी अमेरिका में ये 5 झील देखने को मिलती है। इनका क्रम याद रखना है आपको अच्छे से, कौन कौन सी है? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील और ओंटेरियो। ये पांचों झील यहाँ पर पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में हम देखते हैं इनका क्रम इसी प्रकार से होता है, सबसे पहले सुपीरियर, उसके आगे यहाँ पर मिशिगन, फिर ह्यूरन नदी, फिर इरी और ओंटेरियो नदी। ठीक है, इनका क्रम इसी प्रकार से है, याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुपीरियर झील है और ह्यूरन झील है वो दोनों आपस में सू नहर द्वारा जुड़ी होती है। कौन सी नहर है? सू नहर। तो सू नहर किन दो झीलों के मध्य है? सुपीरियर झील और ह्यूरन झील। वहीं हम देखते हैं कि इरी और ओंटेरियो झील के मध्य वेलैंड नहर है। कौन सी? वेलैंड नहर, इरी और ओंटेरियो के मध्य। और इरी और ओंटेरियो के मध्य एक जलप्रपात देखने को मिलता है, उस जलप्रपात का नाम है नियाग्रा जलप्रपात। इरी और ओंटेरियो के मध्य ही है ये। ठीक है, तो इनका ही क्रम याद रखना है। दूसरा इनका क्षेत्रफल याद रखना है। अब क्षेत्रफल का जो क्रम है सेम यही रहता है, बस यहाँ पर चेंज हो जाता है कि ह्यूरन नदी का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है और मिशिगन का कम। तो क्रम तो हम यहाँ इस प्रकार देखते हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो, इस प्रकार से ये क्रम है इसका। ठीक है, लेकिन जब हम इसका क्षेत्रफल का क्रम देखते हैं तो पहले ह्यूरन आ जाती है फिर मिशिगन आएगी। जैसे सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन,
फिर इरी और फिर ओंटेरियो। तो ये इसके क्षेत्रफल का क्रम याद रखना है, ठीक है। तो जो सुपीरियर जो झील है विश्व की सेकंड सबसे बड़ी झील है, और जो सबसे बड़ी झील पहली कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सागर झील, ठीक है। और तीसरी कौन सी हो जाएगी, विक्टोरिया झील, जो हमने अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ी थी। और ये जो है सुपीरियर झील मीठे पानी के हिसाब से सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई उत्तरी अमेरिका की। अब दक्षिणी अमेरिका की ओर देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका में दो झील देखने को मिलती है, टिटिकाका झील और पोपो झील। टिटिकाका और पोपो झील दक्षिणी अमेरिका की झील है, ठीक है। इसमें जो नदी है वो कौन सी है, मैकडेलिना नदी, ओरिनिको नदी, रियो कैरोनी नदी, अमेजन नदी, मदिरा, साओ फ्रांसिस्को, पराना, पराग्वे, उरुग्वे और कोलोराडो। ये है इसकी दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियां। अमेजन जो नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नदी की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई, अमेजन नदी। और झील कौन सी होगी, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। अमेजन सबसे बड़ी नदी होगी और कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ी झील हो गई, ठीक है। तो इनको एक दो बार देख लेना, मैकडेलिना, ओरिनिको, रियो कैरोनी, अमेजन, मदिरा, साओ फ्रांसिस्को, पराना, पराग्वे, उरुग्वे और कोलोराडो। देखो लीना जो है वो हमने पढ़ी थी एशिया महाद्वीप में, लीना किसमें पढ़ी थी, एशिया में। लेकिन मैगडालिना किस में आ जाएगी, दक्षिणी अमेरिका में। और चाओ फ्रायो पढ़ी थी हमने एशिया में, और साओ फ्रांसिस्को किस में है, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप में आनेक्स नदी और विदा झील देखने को मिलती है। कौन सी, आनेक्स नदी और विदा झील। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था, और जो महाद्वीप वाला जो चैप्टर है ये आज कंप्लीट हो जाता है। इसकी 2 क्लास पहले अपलोड हो गई थी, जिसमें हमने उसके सामान्य जो परिचय था वो देख लिया था, साथ ही उनका जो मरुस्थल थे, पर्वत है, पठार है और नदी और झील आज हमने इनका देख लिया है। तो महाद्वीप में कोशिश करना मैप के हिसाब से याद करना, क्योंकि अलग अलग पढ़ेंगे आप इनको तो भूलने की चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है हम लास्ट में पढ़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यदि हम इसको 1-2 बार पहले पढ़ लें इनको तो फिर बाद में ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं रहता है। तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। वीडियो का जो फीडबैक होता है कमेंट में आप जरूर दिया करें। चलिए, धन्यवाद।